नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं उपन्यास का अगला भाग, राग दरबारी, जो श्री लाल शुक्ल जी द्वारा लिखित है। खन्ना मास्टर को संबोधित करके उन्होंने कहा, तुम तो इतिहास पढ़ाते हो ना मास्टर साहब। सिंहगढ़ विजय कैसे हुई थी? गयादीन ने पूछा। तो खन्ना मास्टर सोच विचार में पड़ गए। फिर गयादीन ने कहा, मैं ही बताता हूँ आपको। तानाजी क्या लेकर गए थे? एक गोह। उसको रस्से से बांध लिया और किले की दीवार पर फेंक दिया था। अब गो तो अपनी जगह जहाँ चिपक कर बैठ गई वहाँ बैठ गई। साथ वाले सिपाही उसी रास्ते के सहारे सड़ासड़ छत पर पहुंच गए। इतना कहते कहते वे शायद थक चुके थे, इस आशा से कि मास्टर लोग अब तो मेरी बात समझ ही गए होंगे, पर वे निर्विकार थे। वही हाल अपने मुल्क का है मास्टर साहब। जो जहाँ है वो एक गोह की तरह चिपका बैठा है। तो आप कितना भी उन्हें दुरदुराओ या खदेड़ो, कुछ भी करो, वो वहाँ से नहीं हट सकते। कॉलेज को क्यों बदनाम करते हो? सभी जगह यही हाल है। फिर सांस खींचकर उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ तो मास्टर साहब, यह बात कहाँ तक सही है? मास्टरों का गुट, जो चमारों का टोला होता है उसे चमरही कहते हैं, वहाँ से निकल रहा था। उन सबके मुंह ऐसे लटके हुए थे मानो ये अभी टपक कर जमीन पर गिरने वाले हैं। अछूत एक प्रकार के दुपाए का नाम होता है। संविधान लागू होने से पहले छूते नहीं थे। चमार अछूतों में ही आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई थी, क्योंकि इस देश में लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं। इसलिए सिप्पालगंज में भी दूसरों गांव की तरह अछूतों के अलग अलग मोहल्ले थे। उनमें से ही एक मोहल्ला चमरही था, जिसे कभी जमींदार ललक सिंह ने बसाया हुआ था। ललक सिंह सभी चमारों का जमींदार था। संविधान लागू होने के बाद चमरही और सिप्पालगंज के बाकी हिस्से के बीच एक अच्छा काम हुआ। वहाँ एक चबूतरा बनवा दिया गया था, जिसे गांधी चबूतरा कहते थे। गांधी जैसे कि कुछ लोगों को आज भी याद होगा, भारतवर्ष में ही पैदा हुए थे और उनके अस्थि कलश के साथ ही उनके सिद्धांतों को संगम में बहा देने के बाद यह तय किया गया था कि गांधी की याद में अब सिर्फ पक्की इमारतें बनवाई जाएंगी। चबूतरा जाड़ों में धूप खाने के लिए बड़ा उपयोगी था और ज़्यादातर उस पे कुत्ते ही धूप सेका करते थे। मास्टरों के गुट ने देखा, उस चबूतरे पर आज एक लंगड़ आग जलाकर बैठा है और उस पर कुछ भून रहा है। नज़दीक से देखने पर पता चला कि भुनने वाली चीज़ एक गोल गोल ठोस रोटी जैसी है। लंगड़ को देखते ही मास्टरों की तबीयत हल्की हो गई। उन्होंने रुककर उससे बात करनी चाहिए। 2 मिनट में मालूम कर लिया कि तहसील में जिस नकल के लिए इसने दरख्वास्त दी थी, वह अब पूरे कायदे से बिना एक कौड़ी लागत के मिलने ही वाली है। मास्टर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लंगड़ की बातचीत में आज निराशावाद, धन, नियतिवाद, सही पराजयवाद, बटा कुंठावाद का कोई असर न दिखा। उससे बात करने पर मालूम हो रहा था
दरख्वास्त में 2 गलतियां फिर निकल आई थीं, उन्हें भी उसने दुरुस्त करा दिया था। इसके बाद उससे एक भी कौड़ी की लागत नहीं ली गई थी। एक मास्टर ने खींचकर उसको बीच में ही रोकते हुए कहा, यह नकलवीस बार बार गलतियां क्यों निकाला करते हैं, चोटे कहीं के। लंगड़ ने कहा, बापू गाली मत दो, यह तो धर्म की लड़ाई थी। नकलबीस भी बेचारे क्या करते, कलम वालों की जात ऐसी ही तो होती है। तो नकल कब तक मिल जाएगी? अब मिली ही समझो बापू, यह 15-20 दिन। मिशिल सदर गई है, अब दरख्वास्त भी सदर जाएगी। नकल नहीं बनेगी, फिर वहाँ वापस आएगी, फिर रजिस्ट्रार पर चढ़ेगी। लंगड़ नकल लेने की योजना सुनाता रहा और उसे पता भी नहीं चला कि मास्टर लोग उसकी बात और गांधी चबूतरे के पास फैली हुई बू से ऊबकर कब आगे बढ़ गए। उसने फिर चिरपरिचित अंदाज में ऊपर गर्दन उठाकर देखी तो वहाँ सूअर, घूरे और कुत्ते ही दिखाई पड़ रहे थे। गोधूली वेला एक बछड़ा बड़े उग्र रूप से सींगे फटकार कर चारों पांवों से एक साथ टेढ़ी मेढ़ी छलांगे लगाता हुआ चबूतरे के पास से निकला। कुछ देर दौड़ता रहा, फिर आगे एक गेहूं के हरे भरे खेत में जाकर ढीला पड़ गया। लंगड़ ने कहा, धन्य है दरोगा जी। तहसील का मुख्यालय होने के बावजूद सुखपालगंज इतना बड़ा गांव न था कि उसे टाउन एरिया होने का हक मिलता। टाउन एरिया दर से ज़्यादा टैक्स न देना पड़े, इसलिए गांव में छोटी छोटी गांव सभाएं बनाई गई थीं। इस गांव सभा के प्रधान रामाधीन भीखम खेड़वी के भाई थे, जिनकी सबसे बड़ी सुंदरता यह थी कि वे इतने साल प्रधान रह चुकने के बावजूद भी न तो पागल खाने गए और न ही जेल खाने। जबकि गजहे अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध थे। बाहर के अफसरों के आने पर गांव वाले उनको एक प्रकार से तस्तरी पर रख उनके सामने पेश करते थे और कभी कभी यह भी कह देते थे, साहब शहर में जो लोग चुनकर जाते हैं उन्हें तो तुमने 1000 बार देखा होगा, अब एक बार यहाँ का भी माल देखते जाओ। पर इधर कुछ दिनों से वैद्य जी की रुचि गांव सभा में भी दिखने लगी थी, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री का एक भाषण अखबार में पढ़ लिया था। उस भाषण में बताया गया था गांव का उद्धार सहकारी समिति और ग्राम पंचायत के आधार पर ही हो सकता है। और अचानक वैद्य जी को लगा कि गांव का उद्धार सिर्फ कोऑपरेटिव यूनियन और कॉलेज के सहारे ही करते आ रहे हैं। उनके हाथ में ग्राम पंचायत तो थी ही नहीं। उन्होंने सोचा होगा तभी सिपालगंज ठीक से उद्धार नहीं हो रहा है। यही तो मैं कहूँ कि क्या बात है। रुचि लेने की कई बातें सामने आईं कि रामाधीन के बड़े भाई गांव सभा को चौपट कर दे रहे हैं। गांव की बंजर जमीन पर लोगों ने मनमाने कब्जे कर लिए और निश्चय ही प्रधान ने रिश्वत ली। ग्राम प्रधान के पास रुपया नहीं है और निश्चय ही प्रधान ने गबन किया है। थाने वालों ने प्रधान की शिकायत पर कई लोगों का चालान किया है, जिससे सिर्फ यही नतीजा निकलता है कि अब पुलिस भी दलाल हो गई है। प्रधान को बंदूक का लाइसेंस मिल गया है, जो निश्चय ही डकैतियों के लिए उधार जाती होगी। पिछले साल ही गांव में बजरंगी का कत्ल हुआ था। भंग पीने वालों में भंग पीसना एक कला है, कविता है, कार्रवाई है, कर्तव्य है और रस्म है।
वैसे टके की पत्ती को चबाकर ऊपर से पानी भी पी लिया जाए तो अच्छा खासा नशा आ ही जाएगा, पर यह नशेबाजी सस्ती है। आदर्श यह है कि पत्ती के साथ बादाम, पिस्ता, गुलकंद, दूध, मलाई आदि का प्रयोग किया जाए। भंग को इतना पीसा जाए कि लोटा और शिल चिपक चिपक कर एक हो जाएं। पीने के पहले शंकर भगवान की तारीफ में छंद सुनाए जाएं। पूरी कार्रवाई को व्यक्तिगत न बनाकर उसे सामूहिक रूप दिया जाए। वैद्य जी की बैठक में भंग के इसी सामाजिक पहलू को उभारना सनीचर का काम था। वह डेली भांग को इसी तरह पीसता और सबको पिलाता जैसे कोई उसे मिनिस्ट्री से इस्तीफा देने को कह रहा हो। वह भुनभुनाने लगा, किसे दे दें ये काम, ये तो सिर्फ मेरे ही बस का है, आजकल के लौंडे क्या जाने। उसने किया वही कि सिल लोड़े का चार्ज एक नौजवान को दे तो दिया, पर हाथ धोकर फिर अपने अंडरवियर से ही पहुंचकर वैद्य जी के पास खड़ा हो गया। तख्त पर वैद्य जी, रंगनाथ, बद्री, पहलवान और प्रिंसिपल साहब बैठे थे। प्रिंसिपल एक तरफ खिसक गए और बोले, बैठिए सनीचर जी। इस बात से सनीचर थोड़ा चौकन्ना हो गए। परिणाम यही हुआ कि उसने टूटे हुए दांत दिखाकर छाती के बाल खुजलाने शुरू कर दिए। वह बेवकूफ सा दिखने लगा, क्योंकि जानता था कि चालाकी के हमले का मुकाबला किस तरह किया जाता है। बोला, अरे प्रिंसिपल साहब, अब अपने बराबर पर न बैठाकर मुझे नरक में मत डालिएगा। पहलवान जी हंसे और बोले, साले गजहापन झाड़ते हो। प्रिंसिपल साहब के साथ बैठने में कौन से नरक में जाओगे। वैद्य जी ने शाश्वत सत्य कहने वाली शैली में कहा, इस तरह से न बोलो बद्री। मंगलदास जी क्या होने जा रहे हैं इसका तुम्हें कुछ पता ही नहीं। शनीचर ने वर्षों बाद अपना सही नाम सुना था। वो बैठ गया और बड़प्पन के साथ बोला, अब पहलवान को ज्यादा जलील न करो महाराज, वक्त पर सब समझ जाएंगे। वैद्य जी ने प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहा, जो कहना है कह डालो। उन्होंने अवधि में कहना शुरू किया, काहे का कौनी बात है, आप लोग सब जनते ही। फिर अपने को खड़ी बोली की सूली पर चढ़ाकर बोले, गांव सभा का चुनाव हो रहा है, यहाँ का प्रधान बड़ा आदमी होता है, वह कॉलेज कमेटी का मेंबर भी होता है, एक तरह से मेरा भी अफसर होता है। तो वैद्य जी ने कहा, प्रिंसिपल साहब, आपको इससे क्या लेना देना है। वैद्य जी ने फिर मंगलदास से कहा, सुनो मंगलदास, इस बार हम लोग गांव सभा का प्रधान तुम्हें बनाएंगे। सनीचर का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, किसी गुप्त रोग से जैसे इंसान पीड़ित होता है, उपेक्षित कार्यकर्ता के पास किसी मेडिकल एसोसिएशन का चेयरमैन बनने का परवाना आ जाए तो उसकी क्या हालत होगी। वही उसकी हुई। फिर अपने को काबू में करके उसने कहा, अरे नहीं महाराज, मुझ जैसे नालायक को आपने इस लायक समझा वही बहुत है, पर मैं इस इज्जत के काबिल नहीं हूँ। सनीचर को अचंभा हुआ कि अचानक वह कितनी बढ़िया उर्दू छांट गया, पर बद्री पहलवान ने कहा, अबे अभी से मत बहक, ऐसी बातें तो लोग प्रधान बनने के बाद कहते हैं, तब तक के लिए इन्हें बांधे रख। इतनी देर से जो रंगनाथ सबके बातचीतों
का सिलसिला सुन रहे थे, उन्होंने सनीचर का कंधा थपथपाकर कहा, हम जानते हैं कि तुम नालायक नहीं हो। तुम खुद प्रधान थोड़ी बन रहे हो। नाम तुम्हारा होगा, प्रधानी कोई और करेगा। पहलवान ने कहा, लौंडे तुम्हें दिन रात बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, तब तुम क्या करते हो? यही कि चुपचाप बेवकूफ़ बन जाते हो। प्रिंसिपल साहब ने पढ़े लिखे आदमी की तरह समझाते हुए कहा, हाँ भाई, प्रजातंत्र है, इसमें तो सब जगह इसी तरह होता है। सनीचर ने भी जोश दिलाते हुए बोले, शाबाश सनीचर, चर्चा बेटा सूली पर। वाले अंदाज में सनीचर की ओर प्रिंसिपल ने देखा। रंगनाथ को ये बातें आदर्शवाद से कुछ गिरी हुई जान पड़ रही थी। उसने कहा, तुम तो मास्टर साहब प्रधान को पूरा डाकू बनाए दे रहे हो। हंसते हुए प्रिंसिपल ने ऐसा प्रकट किया जैसे जानबूझकर ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें वे कर रहे हों। अपने श्रोताओं को यह भी जता देते थे कि मैं अपनी बेवकूफ़ी से परिचित हूँ और इसलिए बेवकूफ़ नहीं हूँ। रंगनाथ बाबू, आपने भी क्या सोच लिया? मैं तो मौजूदा प्रधान की बातें बता रहा था। रंगनाथ ने प्रिंसिपल को गौर से देखा। वह आदमी अपनी बेवकूफ़ी को भी अपने दुश्मन के ऊपर ठोंक कर उसे बदनाम कर रहा है। थोड़ी देर के लिए खन्ना मास्टर और उनके साथियों के बारे में वह निराश हो गया। उसने समझ लिया कि प्रिंसिपल का मुकाबला करने के लिए कुछ और मजे हुए खिलाड़ी की ज़रूरत है। सनीचर कह रहा था, पर बद्री भैया इतने बड़े बड़े हाकिम प्रधान के दरवाजे पर जाते हैं, अपना तो कोई दरवाज़ा ही नहीं। देख तो रहे हो वह दुट्ठा छप्पर। बद्री पहलवान हमेशा से सनीचर से अधिक बातें करने में अपनी तौहीन समझते थे, इसलिए वे उठकर खड़े हो गए। एक दिया सलाई तुम्हारे टूटे छप्पर में लगाए देता हूँ, यह चिंता अभी दूर हुई जाती है, बद्री ने सनीचर से कहा। और वे हंसते हुए अंदर चले गए। रंगनाथ की समझ में आते आते बात दूसरी ओर चली गई थी। वैद्य जी ने कहा, क्यों, मेरा स्थान तो है ही, आनंद से यहाँ बैठे रहना, सभी अधिकारियों का यहीं से स्वागत करना। कुछ दिन बाद पक्का पंचायत घर बन जाएगा, तो उसी में जाकर रहना, वहीं से गांव सभा की सेवा करना। सनीचर ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़े सिर्फ यही कहा कि मुझे क्या करना है? सारी दुनिया यही कहेगी कि आप लोगों के होते हुए सिपालगंज में एक निठल्ले को प्रधान बना दिया गया। प्रिंसिपल ने अपनी चिर परिचित अंदाज में अवधि का प्रयोग करते हुए कहा, हमारे इधर राजापुर की गांव सभा में वहाँ के बाबू साहब ने अपने हलवाहे को प्रधान बनाया। कोई बड़ा आदमी इस धकापेल में खुद कहाँ फंसना चाहता है? प्रिंसिपल किसी कुंठावश ये शब्द कह रहे थे और मैनेजर साहब उसी हलवाहे ने सभापति बनकर रंग बांध दिया। किस्सा मशहूर है कि एक बार तहसील में जलसा हुआ। डिप्टी साहब आए, सभी प्रधान बैठे थे, उन्हें फर्श पर दरी बिछाकर बैठाया गया। डिप्टी साहब कुर्सी पर बैठे थे, तभी हलवाहे राम ने कहा कि कहाँ का न्याय है कि हमें बुलाकर फर्श पर बिठाया जाए और डिप्टी साहब कुर्सी पर बैठें। डिप्टी साहब नए लौंडे थे, ऐंठ गए। फिर तो दोनों तरफ से इज्जत का मामला पड़ गया।
सभी प्रधान हलवाई राम के साथ हो गए। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे। डिप्टी साहब वहीं कुर्सी दबाए शांति शांति चिल्लाते रहे, पर कहाँ की शांति, कहाँ की शकुंतला। प्रधानों ने सभा में बैठने से इनकार कर दिया और राजापुर का हलवाहा तहसीली क्षेत्र का नेता बन बैठा। दूसरे ही दिन 3 पार्टियों ने अर्जी भेजी कि हमारे मेंबर बन जाओ, पर बाबू साहब ने मना कर दिया कि खबरदार, अभी कुछ नहीं। जब हम किसी पार्टी में जाएंगे या बनाएंगे तो आपको खबर कर देंगे। शनिचर के कानों में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उसकी कल्पना में एक नंग धड़ंग अंडरवियरधारी आदमी के पीछे 100-200 आदमी वहां उठा कर चीख रहे थे। वैद्य जी बोले, यह अशिष्टता थी। मैं प्रधान होता तो उठकर चला आता, फिर 2 मास बाद अपनी गांव सभा में उत्सव करता, डिप्टी साहब को भी आमंत्रित करता, उन्हें फर्श पर बैठाल देता। उसके बाद स्वयं कुर्सी पर बैठकर व्याख्यान देते हुए कहता कि बंधुए, मुझे कुर्सी पर बैठने में स्वाभाविक कष्ट है, पर अतिथि सत्कार का यह नियम डिप्टी साहब ने अमुक तिथि को हमें तहसील में बुलाकर सिखाया था। अतः उनकी शिक्षा के आधार पर मुझे इस असुविधा को स्वीकार करना पड़ा है। कहकर वैद्य जी आत्मसंतोष के साथ ठहाके लगाकर हंस पड़े। रंगनाथ का समर्थन पाने के लिए बोले, क्यों बेटा, यही उचित होता ना। रंगनाथ ने कहा, ठीक है, मुझे भी यह तरकीब लोमड़ी और सारस की कथा में समझाई गई थी। वैद्य जी ने सनीचर से कहा, तो ठीक है, जाओ देखो कहीं सचमुच ही तो उस मूर्ख ने भंग को हल्दी जैसा तो नहीं पीस दिया। जाओ, तुम्हारा हाथ लगे बिना रंग नहीं आता। बद्री मुस्कुराकर दरवाजे से बोला, जाओ साले, फिर वही भंग गोटो। कुछ देर सन्नाटा रहा। प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, आज्ञा हो तो बात खन्ना मास्टर के बारे में कहूं। आज्ञा मिल गई। प्रिंसिपल ने, एक घटना घटी है। परसों शाम के वक्त गयादीन के आंगन में एक डेला जैसा गिरा। गयादीन उस समय दिशा मैदान के लिए बाहर गया हुआ था। घर में उस डेले को बेला की बुआ ने देखा और उठाया। वह एक मुड़ा हुआ लिफाफा था। बुआ ने बेला से उसे पढ़वाकर सुनना चाहा, पर बेला पढ़ नहीं पाई। रंगनाथ बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, अंग्रेजी में लिखा हुआ था क्या? अंग्रेजी में कोई क्या लिखेगा, था तो हिंदी में ही, पर कुंवारी लड़की उसे पढ़ती कैसे? वह एक प्रेम पत्र था। वैद्य जी चुपचाप सुन रहे थे। रंगनाथ की हिम्मत न पड़ी कि पूछे, पत्र किसने लिखा था? प्रिंसिपल बोले, पता नहीं किसने लिखा था, मुझे तो लगता है कि खन्ना मास्टर के ही गुटवालों की हरकत है। गुंडे हैं साले गुंडे, पर खन्ना मास्टर आपके खिलाफ प्रचार कर रहा है। कहता है पत्र रूपन बाबू ने भेजा है। अब उसकी यह हिम्मत कि आपके वंश को कलंकित करे। वैद्य जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो चुपचाप सुनते रहे बैठे। फिर बोले, वह मेरे वंश को क्या खाकर कलंकित करेगा? कलंकित तो वह गयादीन के वंश को कर रहा है। कन्या तो उन्हीं की है। प्रिंसिपल वैद्य जी का मुंह देखते रहे। उनका चेहरा बिल्कुल रिटायर हो चुका था। घबराहट से प्रिंसिपल साहब लुढ़ककर अवधि के फर्श पर आ गिरे। दूसरी ओर देखते हुए बोले, लाओ भैया सनीचर, जल्दी से फंडाई ले आओ। कॉलेज में लेबर छूटे का समय हवई रहा है। कार्तिक पूर्णिमा को सिपालगंज से लगभग 5 मील की दूरी पर एक मेला लगता है। वहाँ जंगल है, एक टीला है और उस पर देवी का एक मंदिर है, जिसके चारों ओर बिखरी हुई किसी पुरानी इमारत की ईंटें हैं। जंगल में करौंदे, मकोए और बेर के झाड़ हैं। जमीन ऊंची नीची।
खरगोश से लेकर भेड़िए तक, भुट्टा चोरों से लेकर डकैत तक इस जंगल में आसानी से छिपे रहते हैं। नज़दीक के गांव में जो प्रेम संबंध आत्मा के स्तर पर कायम होते हैं, उनकी व्याख्या इस जंगल में शरीर के स्तर पर होती है। शहर से भी यहाँ कभी पिकनिक करने वालों के जोड़े घूमने के लिए आते हैं और एक दूसरे को अपना क्रियात्मक ज्ञान दिखाकर और कभी कभी लगे हाथ मंदिर में दर्शन करके सिकुड़ता हुआ तन और फूलता हुआ मन लेकर वापस चले जाते हैं। इस क्षेत्र के रहने वालों को इस टीले का बड़ा अभिमान है, क्योंकि यही उनका अजंता, एलोरा, खजुराहो और महाबलीपुरम है। उन्हें यकीन है कि यह मंदिर देवासुर संग्राम के बाद देवताओं ने अपने हाथ से देवी के रहने के लिए बनाया था। टीले के बारे में उनका कहना है कि उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। इस तरह अर्थ, धर्म और इतिहास के हिसाब से यह टीला बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहास और पुरातत्व जानने के कारण रंगनाथ की बड़ी इच्छा थी कि वह इस टीले का सर्वेक्षण करे। उसे बताया गया था कि वहाँ की मूर्तियाँ गुप्तकालीन हैं और मिट्टी के बहुत से ठीकरे, जिन्हें टेराकोटा कहा जाता है, मौर्यकालीन हैं। अवधि के कवि स्वर्गीय पड़ीस की एक रचना है, माला मदारमा मुँह खोल के सिन्नी बाटन, ससुर का देख के घूंघट निक्सा डेढ़ था। यह खड़ी बोली में इसका रूपांतरित यदि किया जाए, मेले ठेले में तो मुंह खोल के सिन्नी बाटी और ससुर को देख के घूंघट खींचा 1 मीटर भर। वे सब मेले में जा रही थीं। भारतीय नारीत्व तो इस समय फन फैलाकर अपने खोल के बाहर आ गया था। वे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थीं। मुंह पर न घूंघट था, न लगाम थी। फेफड़े, गले और जवान को चीरती हुई आवाज़ में वे चीख रही थीं और एक ऐसी चिचियाहट निकाल रही थीं जिसे सहराती विद्वान और रेडियो विभाग के नौकर ग्राम गीत कहते हैं। औरतों के झुंड इसी तरह निकलते चले जा रहे थे। रूपन बाबू, रंगनाथ, शनिचर और जोगनाथ मेले के रास्ते से हटकर एक संकरी सी पगडंडी पर चलने लगे थे। औरतों के कई रेले जब देखते देखते आगे निकल गए तो छोटे पहलवान ने कहा, सब इस तरह चिचाड़ रही हैं जैसे कोई वर्छी घूसे दे रहा है। शनिचर ने कहा, मेला है। औरतों के आगे पीछे बच्चे और मर्द सब उसी तरह धूल का बवंडर उड़ाते हुए तेजी से बढ़े जा रहे थे। बैलगाड़ियां आश्चर्यजनक ढंग से अपने लिए रास्ता निकालती हुई दौड़ की प्रतियोगिता कर रही थी। पैदल चलने वाले उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक ढंग से अपने को उनकी चपेट से बचाए हुए ये साबित कर रहे थे कि शहर के चौराहों पर सभी मोटरें आमने सामने से लड़कर अगर चकनाचूर नहीं होती तो उनसे पुलिस की खूबी नहीं साबित होती, बल्कि यही साबित होता है कि लोगों को आत्मरक्षा का शौक है। यानी जो प्रवृत्ति बिना पुलिस की मदद के जंगल में खरगोश को खूंखार जानवरों से बचाती है, या शहर में पैदल चलने वालों को ट्रक ड्राइवरों के बावजूद जिंदा रखती है, वही मेला जाने वालों की रक्षा बैलगाड़ियों की चपेट से कर रही थी। मेले का जोश बुलंदी पर था और ऑल इंडिया रेडियो अगर इस पर रनिंग कमेंट्री देता तो यह जरूर साबित कर देता कि पंचवर्षीय योजनाओं के कारण लोग बहुत खुशहाल हैं और गाते बजाते हुए एक दूसरे पर प्रेम और आनंद की वर्षा करते हुए मेला देखने जा रहे हैं। पर रंगनाथ को गांव में आए हुए लगभग 1.5 महीना हो गया था। उनकी समझ में इतना आ सका कि बनियान और अंडरवियर पहनने वाला शनिचर सिर्फ हंसने की खूबी के कारण ही बिड़ला और डाल मियाँ से बड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हंसना कोई बड़ी बात नहीं। जिस किसी का
हाजमा ठीक है, वह हंसने के लिए नौकर रखा जा सकता है, और यही बात गाने पर भी लागू है। रंगनाथ ने मेले को गौर से देखना शुरू किया और देखते ही इस जोक सरोख की पोल खुल गई। जाड़ा शुरू हो जाने पर भी उसे किसी की देह पर ऊनी कोट नहीं दिख पड़ा। कुछ बच्चे एक आध फटे स्वेटर पहने हुए जरूर नजर आए। औरतें रंगीन पर सस्ती सिल्क की साड़ियों में लिपटी दिख पड़ी, पर ज़्यादातर सभी नंगे पांव थीं। और मर्दों की हालत का तो कहना ही क्या। हिंदुस्तानी छैला आधा उजला आधा मैला। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।